नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूँ इज़राइल, फ़लस्तीन और इसके बहाने सारी दुनिया की अपडेट्स लेकर। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जब आप वीडियो अपडेट किया करें तो डेट भी दे दिया करें। भाई आपका भी थोड़ा-सा काम है, जब भी वीडियो जाता है यूट्यूब पर, किसी का कभी भी वीडियो जाता है, उस पर डेट भी होती है। मैं लगातार अपडेट्स करता रहता हूँ, तो आप नीचे डेट देख लीजिए। डेट बताने के साथ अपडेशन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आज आप स्क्रीन पर डेट देख पाएँगे, स्क्रीन पर डेट भी लिखी हुई है। तो उसी हिसाब से इसको देख लीजिए। खैर, सबसे बड़ी जो अपडेट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो खबर है वो आई है अमेरिका से। अमेरिका में आप जानते हैं कि बाइडेन साहब के हटने के बाद कमला हैरिस चुनाव लड़ रही हैं। कमला हैरिस का कल एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने कहा कि इजराइल को जो हथियार भेजे जा रहे हैं उन हथियारों में कटौती पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, इस तरह के बयानों को मैं तो मजाक समझता हूं, क्योंकि जब वो ये बयान दे रही थी, लगभग उसी समय थोड़ा आगे पीछे यूएसए के जो डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं, उनका बयान आया कि खाड़ी में अगर खतरा बढ़ता है तो अमेरिका ज्यादा हथियार इजराइल को भेज सकता है। और पहले भी किस तरह से नाटक हुए हैं मैं कई बार बता चुका हूं। कैसे रफा के लिए कहा गया कि अगर रफा में हमला होगा तो हम हथियार नहीं भेजेंगे, उसके बाद भी भेजा गया। ये सब मैं लगातार आपको बता चुका हूं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, ये समझने के लिए आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख पा रहे होंगे। ये ग्राफ अमेरिका के अखबारों में, वहां के चैनलों पर एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे के बाद ये ग्राफ जारी किया गया। ये ग्राफ ये बताता है कि अमेरिका के अंदर जो वहां के नागरिक हैं, उनके भीतर जो इजराइल को लेकर समर्थन था वो लगातार कम हो रहा है। उनसे सवाल पूछा गया कि अगर इजराइल को अमेरिका अपने सैनिक भेजता है, आर्मी की मदद देता है, तो क्या वो उसके समर्थन में है? और समर्थन करने वालों की संख्या पिछले सालों में लगातार घटी है और 7 अक्टूबर के बाद तो उसमें भयानक रूप से बहुत तेजी के साथ ढलान आपको नजर आता है। यानी अमेरिका में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो चाहती है कि अब अमेरिका इजराइल को मदद ना दे, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि कमला हैरिस ने यह बयान कब जारी किया? तब जारी किया जब वहां पर अरब देशों के जो बासिंदे हैं, जो अरब देशों के लोग हैं जो वहां रहते हैं, उनके एक प्रतिनिधिमंडल से वो बात कर रही थी। उन्होंने ये डिमांड की कि अगर अमेरिका इजराइल को भेजे जाने वाले हथियारों में कटौती करता है, तभी हम कमला हैरिस को समर्थन करेंगे। और जब जानते हैं आप कि जब चुनाव होता है तो आदमी कुछ भी वादा करता है, तो ये बड़ी खबर दो वजहों से है। एक तो अमेरिका की जनता के अंदर इजराइल को लेकर जो समर्थन है वो लगातार कम हो रहा है, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका के अंदर ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इजराइल को हथियार भेजना बंद हो, वो लगातार कमला हैरिस पर, डेमोक्रेटिक पार्टी पर ये दबाव बना रहे हैं कि इस तरह की जो घटना है, इस तरह का जो आम लगातार आप भेजते हैं, उसमें कटौती की जाए। अब कटौती होती है नहीं होती है ये आगे की बात है। अलग अलग तरह के बयान हमने देखे हैं। ऐसे भी बयान देखे हैं जिसका कहना है कि ईरान के साथ अगर जंग में जाता है इजराइल, तो हम उसकी मदद और नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे भी बयान है, जैसा मैंने बताया कि वहां के डिफेंस सेक्रेटरी का बयान था कि ऐसे में हम और अधिक मदद भेज सकते हैं। और आप जानते हैं कि खाड़ी में अमेरिका लगातार अपनी अपनी जो उपस्थिति है उसको बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो है वो सीधे इससे जाके जुड़ती है। वो खबर आई है सीरिया से। सीरिया के अंदर जो सीरियाई लड़ाके हैं जिनको ईरान समर्थन करता है, उन्होंने अमेरिका के समर्थन वाला जो वहां का ग्रुप है, उसको कई जगहों से, सीरिया के कई सारे जो आयल के तेल के जो कारखाने हैं जिन पर उनका कब्जा बना हुआ था, उन जगहों से बाहर कर दिया है। इसके पहले भी हमने देखा है कि अफ्रीका में और इराक में कई सारी जगहों पर जहां से अमेरिका का कब्जा था, उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया है। अमेरिका डायरेक्टली कब्जा नहीं करता है, वहीं के जो उसके समर्थक होते हैं उनका अपना एक ग्रुप बनाता है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक उसका नाम रख देता है, और फिर उनकी सहायता से वहां के संसाधनों पर, वहां के तेल पर, वहां के अनाज पर कब्जा करता है। सीरिया में भी लंबे समय से इलीगल उपस्थिति है अमेरिका की, वो ऐसे ही सीरिया के संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है। कल ऐसे वीडियोस आए जिसमें सीरिया के जो लड़ाके हैं, सीरिया के जो ईरान समर्थक लड़ाके हैं, वो इन जगहों को खाली कराते नजर आ रहे हैं। तो एक बात तो साफ दिख रही है कि खाड़ी के अंदर अमेरिका का जो समर्थन है वो लगातार कम होता नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आई एक संयुक्त बयान में, सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन,
अब ये जो तीनों देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, ये तीनों देश अमेरिका के अंधे समर्थक माने जाते हैं। माना ये जाता है कि अमेरिका जो कहता है, वही ये करते हैं और अभी तक पिछले 30-40 सालों का इतिहास भी इसी बात का गवाह है कि इन्होंने हमेशा हर हाल में अपने खाड़ी के देशों, अपने अरब देशों की जगह अमेरिका का साथ दिया है। लेकिन इन तीनों का बयान ये आया है कि अगर ईरान और इजराइल का वार होता है, तो ये तीनों अपनी सेनाओं को उसमें नहीं भेजेंगे। यानी सीधा मामला ये है कि इजराइल को वो सीधे सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं, इसमें अपनी सेनाएं नहीं उतारेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन के शाह और मिस्र के जो सीसी हैं, इन दोनों लोगों ने पहले तो ये बयान जारी किया था कि अगर इजराइल की तरफ कोई हथियार जाएगा, कोई ड्रोन जाएगा, हमारी सीमाओं के ऊपर से जाएगा, तो हम उसको मार गिराएंगे। लेकिन कल इन दोनों लोगों ने, और खास तौर पर जो जॉर्डन के विदेश मंत्री हैं, उनके लौटने के बाद इन दोनों लोगों ने यह बयान दिया कि हम इस जंग में किसी तरह से शामिल नहीं होंगे, हम इजराइल को किसी तरह का सपोर्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद सऊदी अरबिया, कतर और जॉर्डन का ये बयान आया है कि अगर ये जंग होती है तो हम किसी भी तरह से इनका सपोर्ट, इजराइल का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब ये क्या करेंगे, अंदरूनी तरीके से क्या करेंगे, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो इनकी जो अवाम है, वो अवाम इस बार इजराइल के खिलाफ खड़ी है। हर जगह बड़े बड़े प्रदर्शन देखे गए हैं। सऊदी अरबिया का जो बड़ा टीवी चैनल है अल अरबिया, अगर उसकी वेबसाइट आप देखेंगे तो फलस्तीन के समर्थन में आपको बहुत कुछ मिलता है वहां पर। तो एक तो ये लगता है कि पूरा माहौल जो है वो इजराइल के खिलाफ है, और क्यों ना खिलाफ हो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका हम वीडियो नहीं दिखा सकते, ये लीक वीडियो है। अब वीडियो अगर हम दिखाएंगे तब तो हमारे चैनल पे स्ट्राइक हो जाएगी, या फिर हमारा जो ये वीडियो है उसको रोक दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए तस्वीर भी हमने जरा से दिखा के हटा दी है आपको। ये वीडियो लीक हुआ है इजरायली न्यूज चैनल से, और ये वीडियो आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि इजराइल के सैनिकों के ऊपर आरोप लगा था कि फलस्तीन के जिन लोगों को वो गिरफ्तार करते हैं, उनके साथ वो गंदा काम करते हैं, गंदे रिलेशन बनाते हैं। तो ये वीडियो उस बात को साबित करता है। आपको सोशल मीडिया पर ये वीडियो मिल जाएगा, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क वगैरह को अगर आप ट्विटर पे फॉलो करते होंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें इजराइल के सैनिक फलस्तीन के कैदियों के साथ गंदा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो आने के बाद अगर हम इंसानों की दुनिया में रह रहे होते, अगर अमेरिका में, ब्रिटेन में, बाकी सारी जगहों पर इंसानियत होती, अगर वाकई सही और गलत का फैसला जो है वो ये सब कुछ देखकर किया जाता कि कौन सही है कौन गलत, अपनी आंखें नहीं मूंदी जाती, तो इस तरह का वीडियो आने के बाद तो इजराइल के ऊपर बैन लगा देना चाहिए। इजराइल की आर्मी को दुनिया की सबसे अनैतिक आर्मी घोषित कर देना चाहिए, जो गिरफ्तार किए हुए लोगों के साथ जिना करती है, गंदा काम करती है। लेकिन आप देखिए, आप बदतमीजी देखिए, आप शैतानियत की हद देखिए कि वहीं के टीवी चैनल पर जब इस लीक वीडियो की चर्चा चली, इस पर बहस चल रही थी, तो इजराइल को समर्थन करने वालों ने, या इजराइल की सरकार को समर्थन करने वाले जैनिस्ट लोगों ने वहां पर यह कहा कि इस तरह की घटना में कुछ भी गलत नहीं है। इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, यानी सेल्फ डिफेंस में ये रेप भी कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में ये जिना भी कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस में ये गंदा काम भी कर सकते हैं। आप सोचिए वो देश कितना सड़ गया होगा, आप सोचिए मोरली वो देश कितना नीचे चला गया होगा, आप सोचिए उस देश की हालत क्या होगी, उस देश के लोगों का दिमाग कितना गंदा हो गया है कि वो इस तरह के गंदे काम को भी सही ठहरा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमास के लोगों के खिलाफ या फिर गजा के लोगों के खिलाफ है। तो जब इस तरह की चीजें बाहर आती हैं तो बहुत नेचुरल है कि पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ माहौल बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, और अब चूंकि वो हो गया है कि हिरोशिमा डे मनाया गया था, हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने जो बम गिराया था उसको याद करते हुए कि फिर से ऐसी घटना कहीं ना हो, और हिरोशिमा में जो नुकसान हुआ था जापान के, उसको लेकर हिरोशिमा में लगातार हिरोशिमा डे मनाया जाता है। उस हिरोशिमा डे पर इस बार इजराइल को नहीं बुलाया गया, और वहां का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें इन लोगों ने पैलेस्टाइन के साथ खड़े होने की बात की, और सिर्फ हिरोशिमा में नहीं। जापान आमतौर से इस तरह के मामलों से दूर रहता है, वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन जापान के अंदर भी टोक्यो में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा जुलूस दिखाई दिया, जिसके विजुअल्स आप हमारे यहाँ देख पा रहे हैं।
अब आप देखिए इन सब के साथ जब जुलूसों की बात हो रही है तो मुझे इंग्लैंड की याद आ रही है। मैंने इंग्लैंड के बारे में एक वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे वहां पर एक घटना हुई। एक 17 साल के लड़के ने एक इवेंट में घुस के छोटे-छोटे बच्चों पर हमला किया, उनमें से कुछ की डेथ हो गई और फिर कई दिन बाद उसको इस्लामोफोबिक तरीके से पेश कर कर इज़राइल के एजेंटों ने पूरे बर्तानिया में, पूरे ब्रिटेन में दंगे फैलाने की कोशिश की। आज की घटना ये है, कल की घटना बेसिकली ये है कि पूरे ब्रिटेन में इसके खिलाफ एंटी फासिस्ट रैलियां आई। यानी पूरे ब्रिटेन में न केवल वहां के मुस्लिम बल्कि वहां के दूसरे नागरिक जो दूसरे धर्मों के नागरिक हैं वो भी सड़क पर आए और इतने बड़े बड़े जुलूस निकले और ये सारे जुलूस एंटी फासिस्ट थे। इस तरह की घटनाएं, इस्लामोफोबिया, किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की घटनाओं के खिलाफ ये सारे के सारे लोग सड़क पर आए और सड़क पर आकर इन लोगों ने कहा कि ब्रिटेन में इस तरह की चीजें नहीं होंगी। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं कि हुकूमतें भले इज़राइल के साथ खड़ी हों लेकिन अवाम इस बार फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और जिसके चलते हुकूमतों को भी कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जैसे फैसले वो पहले नहीं ले पाती थी। अब अगर लौटे हमास की तरफ तो हमास से एक और खबर आई है। कल मैंने आपको बताया था कि याह्या सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया है। याह्या सिनवार उन लोगों में से हैं जिनके मरने की घोषणा, जिनकी हत्या की घोषणा इज़राइल कई बार कर चुका है और जब उनको बनाया गया है तो एक बार फिर नेतन्याहू ने आर्मी के किसी कैंप में थे, वहां पर उन्होंने बयान दिया है कि हम सिनवार को चुनकर मारेंगे, हम ढूंढेंगे सिनवार कहाँ है और उसको मार डालेंगे। बड़े लंबे समय से याह्या सिनवार को मारने की ये कोशिशें कर रहे हैं और पहले भी हमास के सीनियर लोग मारे गए हैं, ऐसा कुछ हो भी सकता है। लेकिन याह्या सिनवार बहुत गोपनीय तरीके से रहते हैं और वो उस समूह में शामिल हैं जो लगातार जंग करने के फेवर में रहता है। जब बातचीत चल रही थी इज़राइल के साथ तो याह्या सिनवार को कहा जा रहा था कि वो हानिया से सहमत नहीं है, वो बातचीत में बहुत भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने खालिद बिन हया को अपने यहाँ वही इंपॉर्टेंस दिया है जो याह्या, जो इसके पहले हानिया के समय था। खालिद बिन हया उन लोगों में से हैं जिन्होंने इज़राइल के साथ जो डील चल रही थी, जो सीज फायर की बात चल रही थी, उसमें हिस्सेदारी की है और कहा यह जा रहा है कि खालिद बिन हया को उतना ही इंपॉर्टेंट रोल फिर से दिया गया है। यानी हमास अपने ऊपर यह आरोप नहीं लेना चाहता है कि वो सीज फायर की जो पूरी बात थी, जंग को रोकने की जो बात थी, उससे पीछे हट गया। अब इसका आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल काम है क्योंकि सब जानते हैं कि इज़राइल लगातार इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम करता रहा है और अभी जब ईरान से लड़ाई का मामला बिल्कुल सर पे है, तो सीज फायर जैसी कोई बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो वहां ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में कहा गया कि वो थोड़ा अमेरिका समर्थक हैं, थोड़े लिबरल हैं, तो वो शायद जंग में ना जाएं। लेकिन कल उन्होंने बयान देकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका चाहता है कि ईरान इज़राइल के ऊपर हमला ना करे तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि वो इज़राइल से कहे कि गजा के अंदर वो जेनोसाइड बंद कर दे। इसी बीच टर्की से खबर ये आई है कि टर्की ने फॉर्मली साउथ अफ्रीका को ज्वाइन कर लिया है। यानी आईसीजे के अंदर साउथ अफ्रीका जो केस लेकर गया है, टर्की उसके साथ शामिल हो गया है। यानी खुल के अब वो इज़राइल के खिलाफ आ गया है, लीगली भी और बाकी सारे तरीकों से। तो खाड़ी में इज़राइल का जो समर्थन था वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यूएन में इस चीज को लेकर लगातार बहस चल रही है और वहां पर भी ईरान ने बहुत साफ कहा है कि इज़राइल जिस तरह से हमारे ऊपर आतंकवादी हमले कर रहा है, ये हमारा फर्ज बन जाता है और हमें ये अधिकार है कि हम उसको पनिश करें। तो ये लगातार ये कयास तो चल ही रहा है कि ईरान इज़राइल का वार रुकेगा या ईरान इज़राइल का वार शुरू होगा। इसके बीच इन सब के बीच जो इज़राइल के अखबार हैं उनकी खबरें ये बता रही हैं कि इज़राइल ये मान के चल रहा है कि ईरान से पहले जो बड़ा हमला होगा वो हिजबुल्लाह से होगा और हिजबुल्लाह को तमाम तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं कि इस तरह का हमला अगर हुआ तो लेबनान तबाह हो जाएगा, उन्हें पता नहीं है हम क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये आशंका सबसे ज्यादा चल रही है कि ईरान के हमले से पहले हिजबुल्लाह का हमला होगा। और कल मैंने आपको बताया था, ये बहुत क्लियर बताया था कि हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन हमला किया है, ड्रोन हमला करके उसने जंग की शुरुआत कर दी है। अब आगे क्या पॉलिसी होगी ईरान की, हूती हमला करेगा, हिजबुल्लाह हमला करेगा या ईरान खुद
हमला करेगा या लिमिटेड हमला होगा, ये सारा कुछ तो देखने वाला होगा, ये देखा जाएगा कि क्या होता है। अभी इतना तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो हमला ना करे। अब अमेरिका के प्रेशर के आगे ईरान झुकता है, नहीं झुकता है, ये सब देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच अमेरिका से एक बयान आया कि रशिया और ईरान के बीच में जिस तरह के रिश्ते बन रहे हैं वो बहुत चिंताजनक रिश्ते हैं। जाहिर तौर पे उसको चिंता होनी ही है, क्योंकि एक तरफ वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, एक तरफ इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन आज की हकीकत ये है कि अफ्रीका के देशों, ईरान, चाइना, रशिया और इस तरह के मुल्कों के बीच में एक ऐसी कड़ी बन रही है, एक ऐसा रिश्ता बन रहा है जो सीधे तौर पर अमेरिका और उसकी गुंडागर्दी के खिलाफ है। इसका क्या असर होगा, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं, आज दोहराने का कोई फायदा नहीं है। आज के लिए ये जो अपडेट्स हैं, खासतौर पर इंग्लैंड से जो आई अपडेट है, वो खुश करती है कि वहां की जनता, वो सोच सारा चल रहा था, इस्लामोफोबिया फैलाने की जो कोशिश चल रही थी, उसके खिलाफ खड़ी हुई। और दूसरी बात ये कि अमेरिका के अंदर लगातार इजराइल का समर्थन घट रहा है, जिसका असर कमला हैरिस के बयानों पर भी हो रहा है। अब बयानों तक असर रहेगा या कारनामों तक जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। जब जैसा कुछ होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।